नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में स्पीकर ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे अब तक 70 लोगों की मौत की खबर है। नोएडा के निठारी कांड में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने मनिंदर सिंह बंढेर और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई और पाकिस्तान के लाहौर में हुए आत्मघाती हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग पानी में रस्सी के सहारे निकलते दिखे। भारी बारिश की वजह से यहां के कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया और लोगों के घर तालाब बन गए। इसलिए पानी में फंसे लोग रस्सी के सहारे निकलने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि पहले इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकलना चाहा, लेकिन कुछ लोग पानी देखकर डर गए, जिसके बाद रस्सी की मदद ली गई। ये तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद कई फीट पानी भर गया। पानी से बचने के लिए लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए, क्योंकि नीचे का हिस्सा लबालब हो चुका है। बनासकांठा के ज्यादातर इलाके पानी की चपेट में हैं। सड़कें टूटने की वजह से गाँव में संपर्क खत्म हो गया। कुछ इलाकों में गलियां नदी बन चुकी हैं। बनासकांठा के धनेरा में इतना पानी आया कि गाड़ियां डूब गईं। बनासकांठा और आसपास के इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह लाया जा रहा है। वहीं एहतियात के तौर पर प्रशासन ने साबरकांठा के स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाणा, दाहोद और बोटाद समेत गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में भी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों का पता नहीं चल रहा है। पार्क में बैठने की कुर्सियां डूब गईं। अहमदाबाद में ऐसे भी इलाके हैं जहां घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। यहां 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। इसलिए भारी बारिश की चेतावनी की वजह से अहमदाबाद के कुछ स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन बारिश लगातार जारी है। गुजरात के अंबाजी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पानी शहर में घुस गया और सड़कें लबालब हो गईं। लोग जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट में बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि वायुसेना को राहत बचाव का काम संभालना पड़ा। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बारिश के बाद बिगड़े हालात पर गुजरात सरकार नजर बनाए हुए है और बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक बारिश में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीम तैनात है। अब तक 7000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। बचाए गए लोग मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा और अहमदाबाद के हैं, जबकि पानी भरने की वजह से 19 हाईवे और 102 सड़कें बंद हैं। 100 बात की एक बात यह है कि बारिश और बाढ़ से निपटने के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से इस तरह की परेशानी हर साल होती है। ऐसे में ऐसी आपदा से निपटने के लिए सरकार को पहले से तैयारी रखनी चाहिए, ताकि मुश्किल में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंच सके। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कागज लेकर खड़े हो गए और पढ़कर सुनाने लगे। इसके जरिए खड़गे ने भीड़ की हिंसा पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ठुकरा दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद प्रश्नकाल रोककर गोरक्षकों की गुंडागर्दी और भीड़ की हिंसा पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस पढ़कर सुनाना शुरू किया, लेकिन स्पीकर ने तुरंत चर्चा से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। मैंने शुरू में बोला है, आफ्टर क्वेश्चन आवर आई विल अलाउ। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही भी चलती रही। ज्यादा हंगामा बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सरकार का पक्ष रखा। हर विषय के ऊपर हर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। हम जवाब देने के लिए भी तैयार है। प्रश्नकाल चलने दे। लेकिन सरकार की ओर से दी गई इस दलील का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा और हंगामा चलता रहा। बीच बीच में कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के सदस्य शांत नहीं हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स मुद्दे का जिक्र कर हंगामा और बढ़ा दिया। बोफोर्स का जो जिन है वापस बोतल से बाहर आ गया है, उसका विधिवत दफन होना चाहिए। मीनाक्षी लेखी के बोलते ही हंगामा और बढ़ गया। इसी दौरान अनंत कुमार बोलने के लिए खड़े हुए, तभी एक कांग्रेस सांसद ने पर्चा फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दिया। कागज उसको छीन करके वो फेंके, हाउस इसके खिलाफ है। चेयर का मान सम्मान सबसे ऊंचा है। मुझे भी देखने दो कितनी अनुशासनहीनता ये लोग कर सकते हैं। भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई बार पर्चे फाड़कर स्पीकर की ओर उछाले गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामा करने वाले सांसदों पर सख्त कार्रवाई भी की।
और स्पीकर के आसन पर पेपर फेंकने वाले 6 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव और M.K. राघवन पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही से निलंबित हुई सुष्मिता देव ने अपने विरोध को सही ठहराया। विरोध का तरीका होता है चर्चा। अगर चर्चा नहीं चाहती सरकार तो हम क्या करें? स्पीकर की सख्त कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस के नेता भीड़ की हिंसा पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने पर अड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में हुई घटना पर दुख जताया और सांसदों को मर्यादित व्यवहार करने की नसीहत दी। आज वास्तविकता में बहुत दुखी हूँ। जो भी कुछ हुआ, केवल वेल में आकर के हंगामा करना ये तो गलत है ही, ये तो अनुशासनहीनता है ही। 4 बार कागज फाड़ फाड़ के टुकड़े और कागज के गोले गोले करके भी स्पीकर पर फेंके गए। तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सांसदों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और इस फैसले के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने का ऐलान किया। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। सदन में इसको उठाएंगे और गांधी स्टैचू के सामने भी हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध के लिए मर्यादा के दायरे में रहना जरूरी है। ऐसे में लोकसभा में जिस तरह का विरोध कांग्रेस के सांसदों ने किया, उसे किसी भी तरह वाजिब नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के लाहौर में एक सड़क के किनारे एक बम फटते हुए दिखा। पुलिस के मुताबिक यहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे पहले लाहौर के अरफा करीम टावर के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके की तस्वीर एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत में लगा सीसीटीवी कैमरा तक हिल गया। धमाके के वक्त सड़क पर काफी भीड़ थी और लोग वहां से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये धमाका एक कार में हुआ। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसका निशाना वहां काम कर रहे पुलिसकर्मी थे। हादसे के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हमले में घायल हुए लोगों को स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जांच एजेंसियां इस बम धमाके की और जानकारी जुटा रही हैं। सौभाग्य की बात यह कि लाहौर में जिस सड़क पर यह धमाका हुआ, वहां से कई वाहन गुजर रहे थे जो इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में नागरिकों की मौत हो गई। दिल्ली में जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार मीडिया के सवालों से बचते हुए सीधे गाड़ी में बैठकर चले गए, क्योंकि जेएनयू के कुलपति ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में आर्मी का टैंक लगाने की वकालत की थी, जिसके बाद उनके बयान पर हंगामा मच गया। जिसके बाद जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने चुप्पी साध ली। यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मौजूद कुलपति ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और हर सवाल पर बस हाथ जोड़ लिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टैंक वाले बयान पर चुटकी जरूर ली। हॉस्टल का शिलान्यास करने आए हैं, टैंक वैंक कोई लेके नहीं आए। जेएनयू कैंपस में एक हॉस्टल के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे जितेंद्र सिंह ने भी कुलपति के बयान पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। इससे पहले रविवार को जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीके सिंह से कैंपस में एक आर्मी टैंक रखवाने की अपील की और इसके पीछे सेना के बलिदान की याद ताजा रखने की दलील दी। To help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. Prominent place here will remind constantly thousands of students of the great sacrifices and the valor of our Indian Army. मंच से दिए गए भाषण के बाद भी जगदीश कुमार अपनी पहल पर कायम दिखे। हमारा कैंपस में एक डीकमीशन टैंक रखे तो दिस इज एक्चुअली टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between our alumni who are from the defense academic institutes and the JNU. वैसे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की डिग्रियां जेएनयू से ही मिलती हैं, जिसके आधार पर कुलपति ने जेएनयू में आर्मी टैंक लगवाने की अपील की। लेकिन कुलपति की इस अपील के बाद सियासी माहौल गर्मा उठा, जिसकी शुरुआत जेएनयू परिसर से ही हुई, जहां के छात्र संघ ने इसका कड़ा विरोध किया और कुलपति के बयान को सियासी करार दे दिया। बस ये केवल टैग लेने का कि हम बेहतर राष्ट्रवादी हैं, इसका तो टैग लेके आप हो सकता है गवर्नमेंट्स की गुड बुक्स में आ सकते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के बयान का समर्थन किया। मोटिवेशन का काम करेगा, तो ऐसे करके एक देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। कैंपस के अंदर कुलपति के बयान पर सियासत तेज हो गई, तो इसका असर बाहर के सियासी माहौल पर भी पड़ा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुलपति के बयान को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी और इस बयान का मतलब अपने शब्दों में कुछ यूं समझाया।
अगर भारत के एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन में वीसी ने कहा है कि डीकमीशन टैंक एक शौर्य के नाते, सोविनियर के नाते रखनी चाहिए, उसको ले आने में क्या गुनाह है। धर्मेंद्र प्रधान भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें जेएनयू के कुलपति ने ये बयान दिया। लेकिन विपक्ष के नेता जेएनयू के कुलपति के इस बयान पर बिफरे हुए हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने तो कुलपति को उनके पद से हटाने की मांग कर दी। इसके लिए समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बयान का कड़ा विरोध किया। ये सोच है तो मुझे लगता है कि ऐसा आदमी वाइस चांसलर होने लायक नहीं। तो सीपीआई नेता डी राजा ने अलग तरह की सलाह दे दी। If VC wants army tank, he should want the statue of Aryabhatta. हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुलपति के बयान का तीखा विरोध किया। सौभाग्य की एक बात यह कि देश के सबसे बड़ी डिफेंस एकेडमी की डिग्रियां देने वाले जेएनयू में सेना से जुड़ा कोई प्रतीक अगर रखा जाता है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर और भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए छात्रों में देश प्रेम जगाया जा सकता है। इसके लिए टैंक रख देना ही एकमात्र रास्ता भी नहीं। राजस्थान के सांसद प्रधानमंत्री से मिले। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर छात्र और छात्राएं एक बार फिर धरने पर बैठ गईं। खबर है कि मंदी और आतंकवाद की वजह से नौकरी के लिए खाड़ी देश जाने वाले भारतीयों की संख्या में काफी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल करने का मामला सामने आया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की पहली सैटेलाइट बनाने वाले इसरो के पूर्व चेयरमैन उडुपी रामचंद्र राव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर के मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। हज यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। मध्य प्रदेश में 8 लोगों पर सिमी से जुड़े होने के आरोप लगाते हुए एनकाउंटर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई ने हत्या के एक मामले में कोर्ट से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग समेत 22 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट की मांग की। एक वीडियो सामने आने के बाद जेट एयरवेज क्रू पर चेन्नई में एयरपोर्ट के पास एक झील में कूड़ा फेंकने का आरोप लगा। चेन्नई की एक झील में कूड़ा फेंकने के आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। बीसीसीआई महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने महिलाओं के लिए भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट की वकालत की। पंजाब सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हरमनप्रीत को डीएसपी बनाने का ऑफर दिया। फिल्म बरेली की बर्फी का गाना स्वीटी तेरा ड्रामा रिलीज हो गया। अनिल और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका को बिना किसी कट के हरी झंडी मिल गई। अगर ये शादी हो गई तो ना आपका भांजा बचेगा और ना आपका भतीजा। किसी और को पटा ले। फिल्म जग्गा जासूस के अच्छा प्रदर्शन न करने को लेकर रणबीर के पिता ऋषि कपूर ने निर्देशक अनुराग बसु से नाराजगी जाहिर की और उन्हें गैर जिम्मेदार बताया। हरियाणा की श्वेता मेहता स्टंट पर आधारित रियलिटी शो MTV रोडीज राइजिंग की विजेता बन गई। दीव में 4 दोस्त समंदर के पास एक चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेते दिखे, लेकिन सेल्फी का ये शौक उन पर भारी पड़ा और लहरों की चपेट में आकर 3 दोस्त जान गंवा बैठे। इससे पहले ये लोग चट्टान पर समंदर की लहरों का मजा लेते हुए सेल्फी खींच रहे थे। इन पर सेल्फी का क्रेज इस कदर हावी था कि समंदर की उफनती लहरों से भी वो नहीं डरे। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें दीव के नागोवा बीच की हैं, जहां 4 दोस्त मस्ती करने पहुंचे थे। वीडियो में पहले 3 दोस्त वहां नजर आए और बाद में किनारे खड़ा चौथा दोस्त भी उनके जश्न में शामिल होने पहुंच गया। इसी बीच समंदर की ऊंची लहर उठी और वो भीग गए। भीगने के बाद उनका जोश और दुगना हो गया। इसके बाद फिर लहर उठी और उन्होंने चिल्लाकर खुशी का इजहार किया। इस खुशनुमा पल को उनका 5वां दोस्त किनारे खड़े होकर कैमरे में कैद करता रहा, जबकि तेज हवा के साथ समंदर में लहरें ऊंची होने लगी थी। और आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान चट्टान पर मौजूद 4 दोस्त मस्ती के मूड में थे। इसी बीच एक और ऊंची लहर उठी और कुछ देर के लिए वहां सब कुछ धुंधला हो गया। 4 दोस्त उफनते समंदर में बुरी तरह फंस चुके थे। 4 डूबने लगे कि इसी दौरान एक और लहर उठी और 4 गुम हो गए। तस्वीरें कैमरे में कैद होती रहीं।
लहर के थमने तक चारों दोस्त दूर जा चुके थे। इस हादसे में 3 जिंदगियां खत्म हो गईं, जबकि एक आदमी को बचा लिया गया। जानलेवा सेल्फी की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी सामने आई, जहां 2 लोगों को उफनते पानी के पास सेल्फी लेना भारी पड़ गया। और यह हादसा महाराष्ट्र के 40 गांव में हुआ, जहां झरने पर सेल्फी की कीमत एक आदमी को जान देकर चुकानी पड़ी। झरने के पास सेल्फी लेने के चक्कर में वो डूब गया। बाद में राहत बचाव की टीम जब तक पहुंची तब तक उसकी सांस टूट चुकी थी। महाराष्ट्र के ही नासिक में नंदूर मध्यमेश्वर बांध पर उफनते पानी के बीच लोग सेल्फी लेते दिखे। यहाँ भी सेल्फी लेते वक्त एक आदमी की जान चली गई। मध्य प्रदेश के गुना में सेल्फी के चक्कर में एक लड़की की जान जाते जाते बची। सेल्फी लेते वक्त ये लड़की पार्वती नदी में गिर गई और पार्वती नदी में गिरने के बाद वो डूबने लगी। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां मौजूद लोग उसे बचाने पहुंच गए और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके कुछ देर बाद पुलिस आई और अपनी गाड़ी में लड़की को लेकर थाने चली गई। सेल्फी लेते हैं उसका मोबाइल यहाँ से छटक गया, उसको केयर करने में वो झुकी, वो फिसल गई तो नदी में चली गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि रोमांचक सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डालना कतई समझदारी नहीं है। ऐसे लोगों को समझना होगा कि एक फोटो की कीमत जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर पार्टी की बैठक में बेहद तीखे अंदाज में बोलते दिखे और लालू के परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करते करते शब्दों की मर्यादा लांघ गए। जो पटना में पार्टी की ओर से आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। 27 अगस्त को प्रस्तावित महारैली की तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बेहद तीखे अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला और बोलते बोलते सीबीआई पर विवादित टिप्पणी कर बैठे। भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का, अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। बैठक में आरजेडी नेता ने केंद्र सरकार पर लालू के परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। लेकिन आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर की इस टिप्पणी ने सियासी माहौल गर्मा दिया, जिसके बाद वो विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी आ गए। इस कड़ी में बीजेपी ने मंत्री के बयान का तीखा विरोध किया। शर्मनाक है ये, आज उस मंत्री का स्तर कितना गिरा हुआ है यही दर्शाता है। तो महागठबंधन में सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस ने भी आरजेडी नेता को शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी। शब्दों की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। शब्द किसी एजेंसी के लिए प्रयोग करना मेरे दृष्टि से ठीक नहीं। इस बीच आरजेडी नेताओं ने इस टिप्पणी को लेकर बोलने से परहेज किया। सौभाग्य की एक बात यह कि किसी भी संवैधानिक संस्था से सहमत होना या असहमत होना अपनी जगह है, लेकिन विरोध के चक्कर में भाषा की मर्यादा को लांघना कतई वाजिब नहीं। नेताओं को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। रूस की राजधानी मॉस्को में कुछ विमान आसमान में गोल चक्कर लगाने लगे। यहां चल रहे एयर शो के आखिरी दिन विमान और हेलीकॉप्टर ने अपनी कलाबाजी से सबको हैरान कर दिया। और ऐसा ही करतब दिखाया इन विमानों ने, जो आसमान में 360 डिग्री का कोण बनाते हुए गोल गोल चक्कर काटने लगे। आसमान में करतब दिखा रहे ये विमान यहीं नहीं रुके और अलग अलग तरीके से आसमान में जलवा बिखेरा। इस दौरान एक हल्का विमान आसमान में हिचकोले खाने लगा। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये विमान गोते खाता हुआ जमीन पर आ गिरेगा, लेकिन ये विमान के करतब का हिस्सा था। इस दौरान 2 विमानों ने सफेद धुएं से आसमान में दिल का निशान भी बनाया। हल्के विमान के बाद पैराकॉप्टर टीम ने अपना जौहर दिखाया। इसके बाद बारी आई हेलीकॉप्टर की, जिसमें मी-26, मी-35 और KA-52 ने अपनी ताकत दिखाई। मॉस्को में चल रहे एयर शो के आखिरी दिन एक बेहद अनोखी रेस भी देखने को मिली, जिसमें जमीन पर दौड़ने वाली तेज रफ्तार कार का मुकाबला आसमान में उड़ रहे विमान से था। और रेस शुरू होने का सिग्नल मिलते ही कार और विमान फर्राटा भरने लगे। कार ने शुरुआत में तो विमान पर अपनी बढ़त बना ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विमान कार से आगे निकल गया। हालांकि इसके बाद हुई रेस में कार ने विमान को पीछे छोड़ दिया। इस दौरान कार और विमान के बीच 12 मुकाबले हुए और आखिर में ये रेस 6-6 की बराबरी पर खत्म हुई। इस रेस के बाद 5 विमानों का जत्था एक साथ फर्राटा भरते हुए आसमान की ओर बढ़ गया। और जैसे ही ये विमान आसमान में पहुंचे, अपने पीछे अलग अलग रंग की लकीर खींचते हुए करतब दिखाने लगे। एयर शो में रूस के विमान ने तो करतब दिखाया ही, लेकिन चीन के विमान भी पीछे नहीं रहे और आसमान में ऐसा करतब दिखाया जो सबसे ज्यादा रोमांचक और खतरों से भरा था। क्योंकि आसमान में उड़ रहे नारंगी रंग के 2 विमानों पर एक एक महिला खड़ी थी। ये महिलाएं तेजी से उड़ान भर रहे विमान पर ही करतब दिखा रही थीं। इस दौरान महिलाओं का सिर नीचे की ओर था और पैर ऊपर की ओर।
ये चीन की एक्रोबैटिक टीम थी जिसे आसमान में उड़ते विमान पर करतब दिखाने में महारत हासिल है। इस हैरतअंगेज करतब के दौरान विमान भी हिचकोले खाते हुए इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसके बावजूद विमान पर सवार महिलाओं ने अपना नियंत्रण और संयम बनाए रखा और अपना करतब दिखाती रहीं। सौ बात की एक बात है कि इस तरह के एयर शो में दिखाए जाने वाले करतब कड़ी मेहनत के बाद पेश किए जाते हैं ताकि ऐसे आयोजनों के लिए लोगों का आकर्षण बढ़े और यहाँ हिस्सा लेने वाली कंपनियों के लिए नया बाजार खुले। डीएसपी अयूब पंडित हत्याकांड में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ किया कि डीएसपी अयूब पंडित हत्याकांड में जरूरत पड़ने पर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से भी पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मस्जिद के बाहर डीएसपी अयूब पंडित की हत्या करने के आरोप में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी हमलों की आशंका के बीच महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने सभी विधायकों से सुरक्षा जांच में सहयोग की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने सर्राफा कारोबारी के घर से लाखों के जेवरात लूटने वाले 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलिया में कुछ बदमाशों ने एक आदमी पर हमला कर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली। गोरखपुर में अवैध लकड़ी से भरे ट्रक के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चुनाव आयोग को रिश्वत की पेशकश के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के हिरासत में मारपीट के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल से जवाब मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाईकला जेल में महिला कैदी की मौत के मामले में राज्य सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई। बीमार चल रहे कपिल शर्मा का शो टॉप 10 से बाहर होकर 14वें नंबर पर खिसक गया। हॉलीवुड फिल्म बेवॉच से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही प्रियंका चोपड़ा को सितंबर में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने आईफा समारोह के दौरान उन पर की गई टिप्पणी के लिए आयोजकों को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि बायोपिक में संजय दत्त को भगवान की तरह नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के मानवीय संघर्षों को दिखाया जाएगा। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के पास लोग ग्रिल में फंसे हुए एक आदमी के शव को निकालने लगे। ये शव मनोज नाम के युवक का था जिसे एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मनोज सड़क के डिवाइडर पर लगी ग्रिल में फंस गया। सड़क पर खून बहने लगा और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मनोज के शव की हालत ऐसी थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पिता की ऐसी हालत देखकर बेटे का भी कलेजा फट आया, जिसकी चीखों से हर कोई कांप उठा। लोगों ने मनोज के शव को ग्रिल से बाहर निकाला। हादसा बहादुर शाह जफर मार्ग पर हुआ। जिस जगह पर हादसा हुआ वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय से चंद मिनट की दूरी पर ही है। सामने ही आईटीओ चौराहा है और दिल्ली पुलिस यहाँ बेहद हाईटेक सुरक्षा इंतजाम का दावा करती है, लेकिन हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी को रोका तक नहीं जा सका, जबकि घटना के फौरन बाद चश्मदीदों ने फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम को हादसे की खबर दी थी। इसीलिए इस घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल उठ रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार सफेद रंग की ऑडी कार दिल्ली गेट से आईटीओ की तरफ आ रही थी। उसी वक्त मनोज सड़क पार कर रहा था। मनोज सड़क के दूसरी तरफ बैठे गरीब लोगों को रात के वक्त खाना खिलाने जाता था। रविवार रात भी वो इसी काम के लिए सड़क पार कर रहा था, लेकिन ऑडी सवार ने कार की रफ्तार कम नहीं की और मनोज को जोरदार टक्कर मार दी। 35 साल का मनोज हवा में करीब 20 फीट तक उछला और उसके बाद डिवाइडर पर लगी ग्रिल में जाकर फंस गया। कुछ गरीबों को खाना खिलाने जा रहे मनोज को ऑडी कार ने जोरदार टक्कर मारी, लेकिन ऑडी कार सवार ने मनोज का हाल जानना तो दूर, हादसे के बाद गाड़ी की रफ्तार भी कम नहीं की और मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस हादसे को अंजाम देने वाली ऑडी कार का नंबर तक नहीं पता कर पाई, जबकि हादसा जिस जगह पर हुआ उसके पास पुलिस कई सीसीटीवी कैमरे लगे होने का दावा करती है। हादसा रात 11:10 पर हुआ था, जब आसपास पुलिस की कई टीमें तैनात भी होने का दावा किया जाता है। इसके बावजूद पुलिस दोपहर तक केवल गाड़ी की तलाश के लिए माथापच्ची ही करती रही। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्लूज नहीं है, छोटे छोटे क्लूज हैं, तुम्हें पता है व्हाइट कलर। मूल रूप से बिहार का रहने वाला मनोज एक जूस की दुकान पर काम करता था। दुकान के मालिक का आरोप है कि हादसे के बाद ग्रिल में फंसा मनोज का शव निकालने में भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। हम लोगों ने निकाली बॉडी को, पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि शाम होते होते पुलिस ने दावा किया कि घटना को अंजाम देने वाली ऑडी कार से जुड़े अहम सुराग हाथ लग गए हैं और बहुत जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सौ बात की एक बात यह कि यह हादसा ऐसे इलाके में हुआ जहां पुलिस सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होने का दावा करती, साथ ही यहां पुलिस की गश्त भी काफी ज्यादा होती। ऐसे इलाके में हुई घटना का सुराग तलाशने में भी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खोलने के लिए काफी। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में पुलिस मनिंदर सिंह पंढेर को लेकर जाने लगी, क्योंकि निठारी में एक युवती की हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, जिसमें पंढेर और उसके नौकर कोली दोनों को फांसी की सजा सुनाई।
और युवती की हत्या के मामले में फैसले की अहम तारीख के लिए मनिंदर सिंह पंढेर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट लाया गया। पुलिस वालों ने पंढेर के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और भीड़ भाड़ के बीच पंढेर को अदालत तक ले जाया गया। कुछ इसी तरह पंढेर के नौकर सुरेंद्र कोहली को भी पुलिस वाले दोनों हाथ पकड़कर कोर्ट तक लेकर आए। पिंकी सरकार नाम की लड़की की हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट ने दोनों को दोषी माना था और दोनों के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाना था। पिंकी सरकार मर्डर केस ऐसा दूसरा मामला था जिसमें कोहली और पंढेर दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। पंढेर ने युवती को अपहरण करने के बाद उसका रेप किया था और जिस लड़की की हत्या के लिए पंढेर और कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई वो नोएडा के निठारी की ही रहने वाली थी। युवती नोएडा में पंढेर के घर काम करने आई थी। काम करने के बाद घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर घर वालों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को मामले में जो शव बरामद हुए थे उनमें एक की पहचान 20 साल की युवती के तौर पर हुई थी। कंकाल के कपड़ों के जरिए लड़की के शव की पहचान हो पाई थी। लड़की का परिवार पिछले 10 साल से इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। 10 साल बाद जाकर विशेष अदालत ने पंढेर और कोहली को मामले में मौत की सजा सुनाई। लेकिन लड़की की मां का दावा है कि पंढेर के फांसी पर लटकने तक इंसाफ अधूरा रहेगा। जब तक नहीं फांसी में लटक रहे तब तक हम नहीं मानते। केस के दौरान सीबीआई ने कुल 46 गवाहों के बयान दर्ज कराए और बचाव पक्ष ने भी 3 गवाहों को पेश किया। सुरेंद्र कोहली को अब तक 7 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। 100 बात की एक बात यह कि पंढेर और कोहली के अपराध इतने जघन्य हैं कि कोई भी अदालत इनके खिलाफ रहम नहीं बरत सकती। कोहली को 7 मामलों में 7 बार मिली मौत की सजा इसका सबूत है। हालांकि गुनाह साबित करने में लगे 10 साल जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इमारत में कई धमाके हुए। पुलिस के मुताबिक इस निर्माणाधीन इमारत में अचानक ही आग लग गई थी, जिसके बाद इस इमारत में आग की वजह से एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। आशंका जताई जा रही है कि इस निर्माणाधीन इमारत में प्रोपेन रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये धमाके हुए। जिस इमारत में आग लगी उसके आसपास कई और इमारतें भी बन रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस आग की वजह से आसपास की 5 इमारतें जलकर राख हो गईं। आग लगने के बाद करीब 150 दमकल कर्मी यहां पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन आग काफी भीषण थी, इसलिए इसे काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। 100 बात की एक बात यह कि निर्माणाधीन इमारतों में भी आग से बचने के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि निर्माण के दौरान भी हादसे की गुंजाइश कम नहीं होती। वो तो गनीमत रही कि सुबह के वक्त हुए इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता नजर आया, जिसके बाद मलबे की वजह से कुल्लू और मनाली हाईवे ठप हो गया। क्योंकि पहाड़ का हिस्सा टूटकर सीधे हाईवे पर गिरा था। बड़ा हिस्सा टूटने से पहले कुछ पत्थर गिरे, जिन्हें देखकर लोगों ने गाड़ियां रोक दी और तस्वीर कैमरे में कैद करने लगे। कुछ ही देर में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया। गनीमत यह रही कि कुल्लू मनाली हाईवे पर गाड़ियां पहले ही रोक दी गई थीं, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। इस दौरान लोग वहां फंस गए। दोनों तरफ से खोलने की कोशिश करें, 2 मशीन एक साइड से, एक मशीन एक साइड से लगाई गई है। पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। हालांकि प्रशासन सड़क पर आवाजाही बहाल करने की कोशिश में जुटा है। 100 बात की एक बात यह कि प्रशासन और लोगों की सूझबूझ की वजह से हादसा टल गया, वरना गाड़ियों की आवाजाही जारी रहने पर नतीजे गंभीर हो सकते। लेकिन सही वक्त पर की गई कोशिश ने हादसे की गुंजाइश खत्म कर दी। इराक के मोसुल में लापता हुए 39 भारतीय नागरिकों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत के दौरे पर आए इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस सिलसिले में बात की। मुलाकात के दौरान इब्राहिम अल जाफरी ने बताया कि इराक सरकार लापता भारतीयों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जाफरी के मुताबिक लापता भारतीय जिंदा हैं या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जाफरी ने यह भी बताया कि अब तक की जांच में भारतीयों के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ दिन पहले सुषमा स्वराज ने कहा था कि सभी भारतीय पश्चिमी मोसुल की जेल में हो सकते हैं। इसके बाद इराक दौरे पर गए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि मोसुल की जेल में कोई नहीं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। 39 भारतीय 2014 में मोसुल से लापता हो गए। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास ऑडी कार से हुए हादसे के मामले में पुलिस को कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने ऑडी कार को बरामद कर लिया है और कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कार का मालिक राजीव है। राजीव बताया जा रहा है दिल्ली के अंसारी रोड पर प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, ये बताया जा रहा है। पुलिस ने ऑडी कार को नोएडा के एक सर्विस सेंटर से बरामद किया है। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। आनंद, ये नोएडा पहुंच चुकी थी कार?
जी देखिए, बिल्कुल ये जब शनिवार को इस गाड़ी ने मनोज नाम के शख्स को हिट करा और उसके बाद ये पहले जीके में, जो राजीव है इसके ऑनर है, वह जीके में ले जाके इस गाड़ी को रखते हैं और उसके बाद सुबह इस गाड़ी को धुलवाने के लिए और जो सबूत मिट जाए उसके लिए ये नोएडा के एक सर्विस सेंटर में इस गाड़ी को भिजवा देते हैं। पुलिस को कुछ सुराग मिले थे और उसके जरिए पुलिस नोएडा पहुंचती है, इस गाड़ी को बरामद करती है। जो राजीव है उन्हें हिरासत में ले लिया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में गैर यतन हत्या का और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मतलब उन्होंने ये कल किया जी, शनिवार रात का पूरा वाकया है। उसके बाद ये अब तुरंत इसके बाद ये गाड़ी को वहां से भगा के अपने जीके के घर ले आते हैं, वहां पे गाड़ी रखते हैं। अच्छा, घर ले आए, गाड़ी में सब जी, तो जीके के घर ले आए, फिर वहां से ये नोएडा के सर्विस सेंटर ले गए। जी बिल्कुल, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए गाड़ी को सर्विस सेंटर में भेजा था, जहां की गाड़ी खुल जाए और जितने भी उसमें सबूत है डेंट पेंट हो जाए। उसके बाद पुलिस ने तुरंत वो गाड़ी को वहां से बरामद किया है और कुछ देर के अंदर आईपी स्टेट थाने में इस गाड़ी को पुलिस लेकर आएगी। शुक्रिया आनंद आपका। मुंबई के पास ठाणे के पालघर इलाके में एक बाइक सड़क पर गिरी हुई नजर आई। आरोप है कि सड़क पर गड्ढे की वजह से महिला बाइक सवार जागृति होगाले सड़क पर गिर गई और वहां से गुजर रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। और इस दर्दनाक हादसे के बाद जागृति की बुलेट मोटरसाइकिल सड़क पर गिरी दिखाई दी। आरोप है कि जागृति की बाइक सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर गिर गई। इस दौरान वो खुद को पास से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से नहीं बचा सकी। यह हादसा रविवार को तब हुआ जब जागृति अपने साथियों के साथ बाइक चलाने निकली थी। जागृति और उनके साथी मुंबई से 100 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। इसी दौरान जागृति ने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी बुलेट गड्ढे में गिर गई। उनके सामने जो एक ट्रक आ रही थी वो उसको ओवरटेक करने वाली थी, पर गड्ढे के चलते उनकी गाड़ी फिसल गई और ट्रक उनके ऊपर से गुजर गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। मुंबई में बांद्रा की रहने वाली जागृति एक जानी मानी बाइकर थी। इस हादसे ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। गड्ढा कितना डीप है पता नहीं चला, बाइक स्लिप हो गई और एक्सीडेंट हो गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जागृति की मौत की वजह बने गड्ढे को लेकर महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है और सड़क के निर्माण और उसकी मरम्मत में हो रही लापरवाही को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। क्योंकि जागृति की मौत की वजह बना ये गड्ढा अकेला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में सड़कों पर ऐसे बेशुमार जानलेवा गड्ढे हैं और अब इन्हें मुद्दा बनाकर विपक्ष ने फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों की अभी उम्मीद ही छूट गई है, ये सरकार कुछ कर पाएगी और कुछ अच्छी व्यवस्था देंगे। वो सभी अफसर हैं या उसके जो लोग इंचार्ज हैं, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दाखिल होनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया पर इस खबर को दिखाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जागृति की मौत की जांच के आदेश दिए, लेकिन राज्य सरकार की दलील है कि बरसात की वजह से सड़क पर गड्ढे हो गए। पावसाळ्यापूर्वी सगळ्या रस्त्यांचं सुदृढीकरण झालेलं असतं। पाऊस सुरुवातीच्या काळामध्ये नॉर्मल होता, आता खूप हेवी है। वहीं विपक्ष की दलील है कि अगर बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत हुई होती तो गड्ढे नहीं होते और जागृति की मौत नहीं होती। वैसे मुंबई में गड्ढों पर सियासत नई नहीं है और हर साल सड़क के गड्ढों को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार और बीएमसी पर निशाना साधा जाता है। और जानकारी के मुताबिक मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के लिए बीएमसी हर साल करीब 80 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इस खर्च की पोल मुंबई के वीआईपी इलाके में खुल गई। महाराष्ट्र विधानसभा के पास की सड़कें भी गड्ढों से भरी दिखी। जिस तरीके की सरकार की पॉलिसी है या सरकार का जो दावा है, उससे उलट महाराष्ट्र के मंत्रालय के ठीक बाहर भी हमको गड्ढे नजर आए हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में सड़कों के गड्ढों पर तंज कसते हुए आरजे मलिष्का ने एक गाना भी बनाया था। रस्त्यामध्ये झोल झोल, रस्त्यांचे खड्डे कसे खोल खोल, खड्ड्यांचा आकार कसे गोल गोल, मुंबई तू माया संग गोड बोल। हालांकि मलिष्का के इस गाने का बीएमसी में सत्ता संभाल रही शिवसेना ने भारी विरोध किया था। सौभाग्य की एक बात यह कि हर साल बरसात में बीएमसी के इंतजामों की पोल खुल जाती है, उसके बाद भी देश के सबसे अमीर नगर निगम का रवैया नहीं बदलता, जिसकी वजह से ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। ऐसे में कम से कम जागृति की मौत के बाद भी बीएमसी के अधिकारियों की नींद टूट जाए तो ऐसे कई हादसों को रोका जा सकता है। चीन के सिचुआन में एक ड्रोन आसमान में सेफ्टी ट्यूब लेकर उड़ान भरता नजर आया। यहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और एक शख्स पानी के बीच फंस गया, जिसे बचाने के लिए एक ड्रोन को सेफ्टी ट्यूब के साथ उड़ाकर वहां भेजा गया। बाढ़ में फंसे आदमी से कुछ दूरी पर मौजूद बचाव कर्मियों की एक टीम इस ड्रोन को रिमोट से उड़ा रही थी। उफनती बाढ़ के बीच एक इमारत की दीवार से लगकर खड़े इस शख्स ने ड्रोन से लटक रही ट्यूब अपने कंधे पर पहन ली। इसके कुछ ही मिनट बाद स्पीड बोट पर सवार कुछ बचाव कर्मी वहां पहुंचे और लाइफ जैकेट और ट्यूब पहने शख्स को नाव में खींच लिया। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव का संतुलन भी बिगड़ा जा रहा था, लेकिन आखिरकार बचाव कर्मियों ने पानी में फंसे शख्स को सही सलामत बचा लिया। लेकिन बचाव कर्मियों का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक और शख्स पानी के बीच बने चबूतरे पर खड़ा नजर आया। यहाँ पानी का बहाव तो तेज नहीं था, लेकिन गहरे पानी में डूबने का डर जरूर था।
और चारों तरफ गहरे पानी के बीच बने एक चबूतरे पर खड़े मछुआरे की तरफ भी एक ड्रोन जाता नजर आया। ड्रोन से लटकी रस्सी में एक सेफ्टी ट्यूब बंधी थी जिसे उस शख्स तक पहुंचाया गया। ट्यूब पहनकर वो पानी में उतर गया और तैराकी करते हुए पानी के किनारे आने लगा। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसके लिए एक रस्सी आगे बढ़ाई जिसे उसने पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया गया। बात की एक बात यह कि राहत और बचाव के काम में ड्रोन का इस्तेमाल बचाव में लगे लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि इससे कम जोखिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुरक्षित तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है। राजस्थान के जालौर में शहर के अंदर पानी की तेज धारा बहने लगी। भारी बारिश ने यहां लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी और ऐसा लग रहा है मानो नदियों ने रास्ता बदलकर शहर का रुख कर लिया हो। राजस्थान के जालौर में पानी इस कदर उफान मार रहा है मानो वो पूरे शहर को बहा ले जाएगा। बाजार के अंदर पानी की रफ्तार डराने वाली है। भारी बारिश के बाद जालौर के कई गांवों में नदियों का पानी घुस गया और गांव टापू की तरह नजर आने लगे। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। सड़कों का पता ही नहीं चल रहा। लोगों के घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं, जिसके बाद वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। राजस्थान के जालौर में पांचला बांध टूटने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश की वजह से पटरियां भी डूब गईं, जिसके बाद जालौर और भीलड़ी के बीच ट्रेन सेवा बंद कर दी गई। जबकि सिरोही में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में करीब 100 गांवों का संपर्क टूट चुका है। सिरोही में नदियों में पानी बढ़ने की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गयी। सिरोही में कहीं कहीं लोग सड़कों के किनारे फंसे नजर आए। पाली में भी बारिश के बाद चारों तरफ पानी भर गया। यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव का काम चला रही है। इसके अलावा राजस्थान के सुमेरपुर में जवाई बांध का पानी लगातार बढ़ रहा है। बात की एक बात यह कि आपदा को रोकना मुश्किल है, लेकिन आपदा से निपटने की तैयारी इसके असर को काफी हद तक कम कर देती है। ऐसे में राजस्थान में भी लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाना जरूरी है, ताकि मुश्किल में फंसे लोगों को राहत मिल सके। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी एक अभिनेत्री के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलने लगे। अबू आजमी अपना गुस्सा अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति पर उतार रहे थे, जिन्होंने अजान के वक्त लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बयान पर अबू आजमी भड़क उठे। लाउड स्पीकर पे नाचती हैं, दारू पीते हैं लोग, उसका अपोज नहीं कर रही हैं आप। आधे कपड़े पहनकर दूसरे के गले में हाथ लगाकर घूमते हैं, उसका अपोज नहीं करे। अबू आजमी ने सुचित्रा कृष्णमूर्ति को और भी उल्टा सीधा बहुत कुछ कहा। तुम्हारा काम नाचना गाना, उसमें ध्यान दो। ये सब बातें तुमको बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को इन चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अबू आजमी ने ये तक मांग कर दी कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के लिए केस दर्ज किया जाए। होश में आ जाओ, ऐसी बातें बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों की जबान बंद होना चाहिए। बहस धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर थी, लेकिन अबू आजमी आपा खो बैठे और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इससे पहले सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया था कि सियासी बहस शुरू हो गई। सुचित्रा ने धार्मिक स्थलों लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। और ये ट्वीट सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने रविवार सुबह 4:45 बजे किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं सुबह 4:45 बजे घर पहुंची हूं और अजान की आवाज से मेरे कान फट रहे हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी तो कोई हो ही नहीं सकती, जिसमें किसी पर जबरदस्ती कट्टर तरीके से धार्मिकता थोपी जाती है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने इसके थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट किया और ये कहा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, योगा करती हूँ, रियाज करती हूँ और अपने तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। मुझे इसके लिए किसी तरह के लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं है। हिंदी फिल्मों की गायिका और अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति के मुताबिक वो सिर्फ अजान नहीं बल्कि हर धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करती हैं। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बयान पर सियासत भड़कने में देर नहीं लगी। कई नेताओं ने अजान और लाउडस्पीकर को भूलकर सुचित्रा पर निजी हमले शुरू कर दिए, जिनमें केवल अबू आजमी ही नहीं थे बल्कि ओवैसी की पार्टी MIM के विधायक वारिस पठान भी थे। ये गवैयों को क्या मालूम है कि अजान क्या है। समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह भी सुचित्रा को ही नसीहत देने लगी। अजान की आवाज जो हमेशा कानों को एक पवित्रता ही देती है, उससे उनको क्या ऑब्जेक्शन है? शायद उनकी नींद ज्यादा जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने सधी हुई भाषा का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लॉ एंड ऑर्डर तो सबको मेंटेन करना चाहिए। पिछली बार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा गायक सोनू निगम ने उठाया था, जिस पर न केवल जमकर सियासी घमासान मचा था बल्कि उन्हें सिर तक मुंडवाना पड़ा था। सौगात की एक बात यह है कि ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी लाउडस्पीकर को बजाने में नियमों का पालन नहीं किया जाता। ऐसे में चाहे मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह इन नियमों का पालन सख्ती से करना जरूरी है, ताकि ऐसे मुद्दों पर किसी को सियासत का मौका ही ना मिले। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंप दी। सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली पुलिस की SIT ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। सुनंदा मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जहर से मौत होने का दावा किया।
सुनंदा पुष्कर के बेटे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा। केरल हाईकोर्ट ने अभिनेत्री को अगवा कर बदसलूकी करने के आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। महाराष्ट्र की ठाणे जेल से 2 आरोपियों के भागने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला के गैंगरेप के बाद तेजाब फेंककर घायल करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। ओडिशा के कालाहांडी में बारिश से सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर गर्भवती महिला को बांस के डंडों पर उठाकर ले जाना पड़ा। आगरा में एक तेज रफ्तार कार ने 5 कवड़ियों को रौंद दिया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शख्स पर अपनी ही भाभी का रेप करने का आरोप लगा है। यूपी के शामली में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। यूपी के गाजियाबाद से अगवा किए गए एक व्यापारी को बदमाशों ने बागपत में जिंदा जलाने की कोशिश की। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने अपने 38वें जन्मदिन पर बेटे के साथ डांस का एक वीडियो जारी किया, जो काफी वायरल हो रहा है। IFFM यानी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारत की आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर ऐश्वर्या राय द फेडरेशन स्क्वायर पर तिरंगा झंडा फहराएंगी। पॉप गायक जस्टिन बीबर पर चीन ने विवादों में रहने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के नेता हाथों में अखबार लिए नारेबाजी करते दिखे। कांग्रेस का विरोध बीजेपी के एक विधायक के बयान को लेकर था, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले गरीबों को गाय पालने की नसीहत दी। इसलिए कांग्रेस के विधायक विधानसभा में अखबार लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं को हंगामा करता देख मीडिया ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद विपक्ष के विधायक वहां से जाने लगे। ये विरोध बीजेपी विधायक मुरलीधर पाटीदार के उस बयान के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने गरीबों को गाय पालने की नसीहत दी। विधानसभा में इन्होंने दलील दी कि ऐसा नहीं करने वाले गरीबों की सरकारी सुविधाएं रोक देनी चाहिए। 70% लोगों हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। अगर सब एक गाय पाल ले, स्पेशली चूंकि उनको सरकार की ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलता है। बीजेपी विधायक की दलील है कि ऐसा करने से गायों की परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन बीजेपी विधायक की दलील से कांग्रेस नाराज हो गई और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में हंगामा कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने विधायक मुरलीधर पाटीदार की नसीहत के साथ खड़े हैं। हम सब ने गौ पालन के ऊपर अपनी रुचि रखना चाहिए, जिसकी यथाशक्ति, जिसके पास व्यवस्था है। कांग्रेस ने गरीबों पर बोझ बढ़ाने के बजाय बीजेपी नेताओं को गाय पालने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता हैं, उनके घर में 2-2 गाय, 2-2, 4-4 गाय बांध दीजिए, पता ही चल जाए कि कितने गांव प्रेमी हैं वो। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की मांग को पूरी तरह गलत ठहराया। सौभाग्य की एक बात यह कि गाय के नाम पर मची सियासत में सभी अपने अपने हिस्से का फायदा तलाशने में जुटे हैं और मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक का यह बयान भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन ऐसे नेताओं को समझना होगा कि लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार जबरन अपना एजेंडा किसी पर नहीं थोप सकती। तेलंगाना के वारंगल में एक पेड़ अचानक सड़क पर गिरता हुआ दिखा और सड़क से गुजर रही एक महिला की इस पेड़ से दबकर मौत हो गई, जबकि कुछ लड़कियां बाल बाल बच गई। क्योंकि वारंगल के सिरसिल में एक पेड़ सड़क पर अचानक ही गिर पड़ा। सड़क पर सामने से आ रही लड़कियों और महिलाओं को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सड़क के किनारे एक पेड़ काटा जा रहा है। वो आपस में बात करती हुई आगे चल रही थी, तभी पेड़ की डालियां अचानक नीचे आ गिरी। कुछ लड़कियां तो डालियों से बच निकलने में कामयाब रहीं, लेकिन एक महिला इसके नीचे दब गई। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब पेड़ काटकर सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान प्रशासन ने न तो कोई नोटिस बोर्ड लगाया था और न ही लोगों को रोकने का कोई इंतजाम था। मुंबई के परेल इलाके में भी एक भारी पेड़ सड़क पर गिर गया और सड़क से गुजर रही एक टैक्सी इस पेड़ की चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई, क्योंकि सड़क किनारे खड़ा एक पुराना पेड़ अचानक ही गिर गया और वहां से गुजर रही टैक्सी इसकी चपेट में आ गई। टैक्सी में बैठे हुए 75 साल के मनोहर कुचराकर और 52 साल की विद्यावासिनी मिश्रा इस हादसे में जख्मी हो गई। आसपास से गुजर रही कुछ और गाड़ियां भी पेड़ की चपेट में आई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने दोनों बुजुर्गों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई के ही चेंबूर इलाके में नारियल का एक पेड़ एक महिला पर गिर पड़ा था। इस हादसे में कंचन नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई।
सौ बात की एक बात है कि वारंगल में जहां पेड़ काटते वक्त लापरवाही दिखाई गई तो मुंबई में पुराने पेड़ को वक्त पर नहीं हटाया गया। दोनों ही घटनाओं में प्रशासन की चूक सामने आ रही है, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कुछ एम्बुलेंस तेजी से एक इलाके की ओर जाने लगी। यहां हुए आत्मघाती कार बम धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। और धमाके की खबर मिलते ही कुछ एम्बुलेंस तेजी से उस जगह पर पहुंची जहां भीषण कार बम धमाका हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि एक इमारत का लोहे का गेट टूट गया, जबकि उसका कुछ हिस्सा टेढ़ा हो गया। धमाके के बाद सड़क पर सामान बिखरा पड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस आत्मघाती कार बम धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। यह हमला उस वक्त हुआ जब पश्चिमी काबुल में सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही बस को एक कार बम से निशाना बनाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जिस जगह यह हमला हुआ वहां बड़ी तादाद में शिया हजारा समुदाय के लोग रहते हैं, जो लंबे अरसे से तालिबान के निशाने पर है। इसलिए पुलिस को शक है कि इसी समुदाय को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। धमाके के बाद भी काफी देर तक घटना वाली जगह से धुआं निकलता रहा। जिस जगह ये धमाका हुआ उससे कुछ ही दूरी पर अफगानिस्तान के सांसद मोहम्मद मुहाकिक का घर भी है। हमले के बाद मौके पर पहुंची सेना पूरे इलाके को कब्जे में लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सौ बात की एक बात यह कि अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है, जिसे ISIS का साथ भी मिल चुका है, जो अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार हमलों के जरिए आतंकियों ने अपने मंसूबे जता दिए हैं, जिससे सावधान रहना जरूरी है। संदिग्ध आतंकी सलीम ने POK में आतंकी लखवी से मुलाकात की बात मानी। मुंबई से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सलीम ने ATS की पूछताछ में माना कि POK में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में उसने आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी से मुलाकात की थी। दिल्ली के लाडोसराय में स्कूटी हटाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक पुलिसकर्मी के बेटे को चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महाराष्ट्र के धुले में आर्थिक तंगी से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। यूपी के बलरामपुर में एक बच्ची के भूख से मौत और दूसरी बच्ची पर हमले के मामले में पुलिस ने सौतेली मां के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में ATS के पास आधुनिक हथियारों की भारी कमी होने का जिक्र किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गुड़िया के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उत्तराखंड के चंपावत में स्कूली छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना में पकड़ी गई हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। पश्चिम बंगाल में माहौल बिगाड़ने के आरोप में RSS विचारक राकेश सिन्हा पर दायर FIR के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक धरने पर बैठ गए। यूपी के हापुड़ में मामूली सी टक्कर के बाद 2 लड़कियां सड़क पर ही आपस में भिड़ गईं। बिहार के सिवान में 10 रुपए किराया न देने पर गुस्साए बस कंडक्टर पर छात्र को चलती बस से फेंकने का आरोप लगा। हरियाणा के करनाल में एक अनाथ आश्रम के पालने में एक लावारिस बच्ची मिली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी दर्ज करते हुए शेयर बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 217 अंक चढ़कर 32,246 पर चला गया। निफ्टी 51 अंक ऊपर 9,966 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायक जोर जोर से नारे लगाते हुए गांधी जी की मूर्ति के नीचे जुट गए। इन लोगों ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया और माफी मांगने की मांग की। इसके लिए विधानसभा परिसर में जुटे बीजेपी विधायकों ने पहले नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर नारेबाजी के बाद सभी नेता एक साथ विधान भवन से बाहर निकले और परिसर में स्थापित गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हो गए। यहां बीजेपी नेताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अशोकनगर जिले में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन बीजेपी के दलित विधायक गोपीलाल जाटव ने किया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोबारा इस सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उद्घाटन से पहले सिंधिया ने इमारत की गंगा जल से शुद्धि कराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दलित विधायक हमारे गोपीलाल जाटव जी का अपमान किया है। ये पूरे दलित समाज का अपमान है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सभी विधानसभा मुख्यालयों और मंडलों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। वैसे ट्रॉमा सेंटर को गंगा जल से धोने का दावा भी एक कांग्रेस नेता अमित तामरे ने ही किया था, जिनको कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बचाव में जुटी। ये असत्य कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने उद्घाटन के पहले उस भवन को गंगा जल से धोया गया। कांग्रेस ने इस पूरे हंगामे को बीजेपी की चाल करार दिया।
लेकिन इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत का असर दिल्ली में भी देखने को मिला, जब लोकसभा में टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र ने इस मुद्दे को उठाया और गोरक्षा के मुद्दे पर चल रहे हंगामे के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोपों की बौछार कर दी। पूरे देश का अनुसूचित जाति समाज इस घटना से जो है बहुत उद्वेलित है और अनुसूचित जाति समाज में काफी असंतोष है। टीकमगढ़ के सांसद ने यह मुद्दा उठाया तो लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जोर जोर से कुछ बोलते दिखे, हालांकि शोर के बीच उनकी बात साफ नहीं हो पाई। लेकिन सदन से बाहर आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मोर्चा संभाल लिया और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार चौहान को कानूनी नोटिस भेजा, साथ ही बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कब तक ये झूठ की राजनीति भाजपा की चलती जाएगी और कब तक सामान्य लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश भाजपा की रहेगी? सौ बात की एक बात है कि कांग्रेस के ही नेता के दावों पर कांग्रेस बुरी तरह घिर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता चाहे जो सफाई दें, दलितों के नाम पर शुरू हुई ये सियासत मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक हंगामा मचाने वाली है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में कुछ लोग सड़क पर भागते नजर आए। यहां सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस से इनकी झड़प हो गई और पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर भागने लगे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पेलेट गन से गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान कई लोग घायल होकर सड़क पर गिर गए, जिनका सड़क पर ही इलाज किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के बीच एक आदमी सड़क पर वायलिन बजाता दिखा। इस झड़प में वायलिन बजाने वाला शख्स भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घायल होने के बाद अस्पताल में भी ये आदमी विरोध के तौर पर वायलिन बजाता रहा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो फिर से देश का संविधान लिखने के पक्ष में है। इसके लिए संसद में 30 जुलाई को वोटिंग कराई जाएगी, जिसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। यही वजह है कि वोटिंग से पहले राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी गुट खुलकर सामने आ गए। हिंसक झड़प और प्रदर्शन के बीच कुछ लोग घायलों की मदद करने भी पहुंचे। वेनेजुएला में दोबारा संविधान लिखने के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। हालांकि वोटिंग में अभी एक हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में आम लोगों का साथ मिलने से विपक्ष को भरोसा है कि राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ेगा। सौ बात की एक बात यह कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पर तानाशाही का आरोप लग रहा है, इसलिए यहां सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में इजाफा हुआ है। वहीं विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हुए। ऐसे में यहां के राष्ट्रपति के लिए मुश्किल और बढ़नी भी तय है। अक्टूबर से दिल्ली में ऐसी मेट्रो ट्रेन चलेगी जिसे कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा। देश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मेट्रो ट्रेन बिना ड्राइवर के पटरियों पर दौड़ेगी। ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर वाली ऑटोमेटिक मेट्रो अपना सफर छत पर लगे 2 एंटेना की मदद से करेगी। ये एंटेना ही ट्रेन के लिए आंख और कान का काम करेंगे। ट्रेन पर लगे ये एंटेना पटरियों के अगल बगल लगाए गए कई छोटे छोटे एंटेना से जुड़े रहेंगे। ये छोटे एंटेना हर 200 से 400 मीटर की दूरी पर होंगे। ट्रेन और पटरियों के पास लगे एंटेना एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे। इन्हीं सिग्नल के जरिए ट्रेन की हर जानकारी कंट्रोल रूम को मिलेगी और इसी के जरिए कंट्रोल रूम से बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को चलाया जाएगा। अलीगढ़ में पुलिस थाने के सामने कुछ लोग अपने शरीर पर पड़े चोट के निशान दिखाने लगे, क्योंकि इन लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगा, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। और अलीगढ़ के इगलास थाने में मारपीट का शिकार हुए लोग शरीर पर पड़े चोट के निशान दिखाने लगे। पीड़ितों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने और वसूली की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये हिंदू जागरण मंच के लोग थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया, 2000 रुपये मांग रहे थे, हमें मारे, पुलिस मौके पर न पहुंचती देकर तू जान संवार देती है। भीड़ की हिंसा का शिकार हुए ये लोग ट्रक से भैंसों को लेकर जा रहे थे। हालांकि आरोपी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना से इनकार किया। मारपीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, यदि हम मारपीट करते तो पुलिस को सूचना क्यों देते हैं। फिलहाल पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं मारपीट के आरोपों की भी जांच का भरोसा दिया है। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी भीड़ की हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर और तेज हो गया। इस कड़ी में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा बयान देते हुए गोरक्षकों को शैतान से बदतर करार दे दिया। मासूम इंसानों की जाने ले रहे हो कि तुमको शैतान की औलाद भी कहना शैतान के लिए सच की बात होगी। शैतान को भी बदतर हो। तो कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार करार दिया। प्रधानमंत्री के बोलने के बावजूद साजिश और नफरत की राजनीति ये सत्ता पक्ष वाले करवा रहे हैं।
देश में कई जगहों से अब भी भीड़ की हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क से संसद तक सियासत गरमाई हुई है। सौ बात की एक बात है कि गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं तभी थमेंगी जब राज्य सरकारें इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगी। इसके बिना न तो घटनाएं रुकने वाली हैं, न ही इस पर होने वाली सियासत थमने वाली है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन बोर्ड की विशेष बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह पर 26 जुलाई को होने वाली बोर्ड की विशेष बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी। They can't be permitted to participate in the meetings, and that is what exactly the Supreme Court has ordered today. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म इंदु सरकार पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। फिल्म इंदु सरकार को कुछ कट के साथ सेंसर बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद मधुर भंडारकर ने खुशी जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर्रम के जुलूस में बच्चों के शामिल होने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में टापुओं के विकास को लेकर बैठक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर वीवीआईपी के लिए अलग लेन बनाने का फैसला वापस ले लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स नाम की एक वेबसाइट शुरू की, जहां केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी दफ्तर में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। हॉलीवुड फिल्म थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर को महज 3 दिन में करीब 1 करोड़ 80 लाख बार देखा जा चुका है। He's a fighter. 2016 में अपनी सजा पूरी करने के बाद संजय दत्त की पहली फिल्म भूमि का लुक जारी कर दिया गया। लंदन में भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान उल्टा तिरंगा पकड़ने पर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर माफी मांग ली। श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय से एनआईए की टीम कई गाड़ियों में अलगाववादी नेताओं को लेकर निकलने लगी, क्योंकि कुल 7 अलगाववादी नेताओं को एनआईए ने पाकिस्तान से पैसा लेने के मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन्हें श्रीनगर में बीएसएफ के मुख्यालय लाया गया था। गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं को श्रीनगर से दिल्ली ले जाया जाना था, जिसके लिए एनआईए की कई गाड़ियां तेजी से बाहर निकलने लगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बीएसएफ मुख्यालय के बाहर अलगाववादी नेताओं के चंद समर्थक और उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं। जब गाड़ियों का काफिला निकला तो महिलाओं ने काफिले के सामने विरोध दर्ज कराने की भी कोशिश की। कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान से पैसे लेने के आरोपों को एनआईए ने अपनी शुरुआती जाँच में सही पाया, जिसके बाद 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए लंबे वक्त से अलगाववादी नेताओं को हो रही फंडिंग के मामले की जांच कर रही थी। 5 जून को न्यूज 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि किस तरह अलगाववादी आतंकियों को पैसा देते हैं और कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए काम करते हैं। और जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक बड़ा नाम सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस का है। फंटूस के अलावा अयाज अकबर, नईम खान, पीर सैफुल्ला, शाहिदुल्ला इस्लाम, मेराजुद्दीन कलवल और बिट्टा कराटे शामिल हैं। लेकिन अपने नेताओं की गिरफ्तारी से तिलमिलाए अलगाववादियों ने मंगलवार को पूरे कश्मीर में बंद बुलाया है। बंद बुलाने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक शामिल हैं। गिरफ्तार नेताओं को एनआईए बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगा। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार नेताओं पर गलत तरीके से पैसा जुटाने के अलावा कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखना, कश्मीर के पत्थरबाजों को भड़काना, स्कूलों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और देश के खिलाफ जंग छेड़ना शामिल है। सबूत आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि जो पैसा आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने में किया जा रहा है। एनआईए ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापे मारे, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कई अहम दस्तावेज, नकद और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई करोड़ों का सामान बरामद हुआ था। We had collected incriminating documentary evidence, electronic evidence, and we had also seized a large amount of cash. अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि एनआईए के दावे के मुताबिक स्कूल जलने से लेकर पत्थरबाजी तक की घटनाओं के तार इन हुर्रियत नेताओं से जुड़े थे। इसीलिए गृह मंत्रालय भी इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के मुताबिक ये कदम कश्मीर के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। हमें यहाँ से आतंक समाप्त करना है, अलगाववादियों को अपनी जगह दिखानी है। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह तो एक कदम और आगे निकल गए और भारत पाकिस्तान के बीच कारोबार पर रोक लगाने की मांग कर दी। हवाला के दूसरा माध्यम है, वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, उसको बंद कर दें।
अलगाववादी नेताओं पर कानूनी कार्रवाई के मामले में कांग्रेस को भी कोई दोष दिखाई नहीं देता। कानून कोई तोड़ता है और देश हित के खिलाफ तो सरकार की एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। हालांकि कश्मीर में हुर्रियत नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद राजनीति गर्मा गई। सौभाग्य की एक बात यह कि कश्मीर के माहौल को खराब करने में अलगाववादियों की बड़ी भूमिका है, जो पाकिस्तान से मिले पैसे का इस्तेमाल घाटी का माहौल बिगाड़ने में करते हैं। ऐसे में इन लोगों पर हुई इस कार्रवाई के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने बाकी अलगाववादियों को भी सख्त संदेश दे दिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में पुलिस एक व्यक्ति को उठाकर ले जाने लगी। यहां सैकड़ों की तादाद में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जुटे थे, जिन्हें पुलिस वाले हटाने की कोशिश करने लगे। इसलिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और साथ ले जाने लगी। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पेपर स्प्रे किया और पानी की बौछार भी की। पुलिस ने 2 महीने पहले 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में लोग यहां प्रदर्शन करने जुटे थे। पिछले साल तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद दोनों शिक्षकों की नौकरी चली गई थी। नौकरी जाने के विरोध में दोनों ने भूख हड़ताल की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शन कर रहे 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। सौभाग्य की एक बात यह कि नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की में 1.5 लाख लोगों को बर्खास्त किया गया था, जिसका यूरोपीय संघ ने भी विरोध किया था। ऐसे में अभी भी तुर्की सरकार को इस कदम के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर सीजफायर उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया। पाकिस्तान ने भारत पर सीजफायर उल्लंघन के झूठे आरोप लगाते हुए इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाया। तमिलनाडु में सियासी दलों से विवाद की खबरों के बीच कमल हासन के प्रशंसकों ने उनके समर्थन में पोस्टर लगाए। दिल्ली के लोकनायक भवन में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी की नोएडा पुलिस ने आम्रपाली बिल्डर के सीईओ ऋतिक कुमार और उनके दामाद निशांत मुकुल को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन किसानों की कर्ज माफी में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी विधायक अपने अपने नेता को पहले सम्मान दिलाने के लिए आमने सामने आ गए। एनसीपी नेताओं ने शरद पवार के राजनीति में 50 साल पूरे करने के मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा में सम्मान देने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने पहले इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया। दोनों दल है वो कितने बौखला गए हैं और उनके दिमाग में कोई ठिकाना नहीं है। टीम इंडिया के क्रिकेटर लोकेश राहुल बुखार की वजह से श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। भारत के साथ होने वाले पहले टेस्ट के लिए रंगना हेरात की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम में स्पिनर मलिंदा पुष्पकुमारा को पहली बार मौका मिला। आईसीसी ने अपनी महिला वर्ल्ड कप टीम की कमान मिताली राज को सौंपते हुए 3 भारतीयों को उसमें शामिल किया। फुटबॉल खिलाड़ी जेरार्ड पीक ने साफ किया कि नेमार बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़े रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषणों से जुड़ी किताब का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर यह कहा कि उन्हें पीएम मोदी की सलाह और उनके सहयोग का काफी फायदा मिला। I am deeply touched by Prime Minister's observation when he said that the work will continue, government will support, and I have no doubt the President, who is going to be shown tomorrow, will look after this. जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पानी की तेज लहरों में घिरा एक शख्स जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि अचानक आई बाढ़ में उसका टैंकर फंस गया और पानी में खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगा। इसलिए तेल के टैंकर पर खड़ा ये शख्स मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। बताया जा रहा है कि दानिश नाम का ये ड्राइवर अपने टैंकर की साफ सफाई के लिए झज्जर कोटली के नाले पर गया था, लेकिन जम्मू में हुई तेज बारिश की वजह से नाले में अचानक बाढ़ आ गई और दानिश की जान आफत में फंस गई। देखते ही देखते टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। ऐसा लगा कि बाढ़ में टैंकर और दानिश दोनों बह जाएंगे। हालांकि कई लोग किनारे पर खड़े थे, लेकिन पानी की तेज लहरों के आगे सभी बेबस नजर आए। लेकिन दानिश की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यहां पुलिस की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद दानिश को पानी से सुरक्षित निकाला गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पुलिस की मुस्तैदी और आसपास के लोगों की कोशिश ने दानिश की जान बचा ली, वरना जिस तरह यह शख्स अचानक पानी में फंसा था उसका बचना मुश्किल था। जर्मनी में कार और ट्रॉली हवा में उछल गई।
जर्मनी के हैम्बर्ग में तूफान और तेज हवाओं से एक कार और एक ट्रॉली कुछ पल के लिए जमीन से ऊपर उठते कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में हवा के दबाव से पहले कार उछली और उसके साथ ही वहां खड़ी एक ट्रॉली भी कुछ सेकंड हवा में चक्कर खाकर सड़क पर खड़ी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक शख्स ने घर का कूड़ा दूर डालने का काम आसान करने के लिए अनोखी तरकीब निकाली। इस शख्स ने एक गोल्फ ट्रॉली की सीट हटाकर उसको ऐसे तैयार किया कि ट्रॉली पर कूड़ेदान को लेटाकर रखा जा सके। इस ट्रॉली के दोनों तरफ लकड़ी के पायदान भी हैं। इससे उनके बच्चे डस्टबिन की सवारी करते हुए कूड़ा दूर फेंकने जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 2 बिल्लियां ढेर सारी बो टाई के साथ खेलती नजर आ रही हैं। दोनों बिल्लियों के लिए खास तौर पर बनाई गई तरह तरह की बो टाई को उनके गले में पहनाकर खास फोटोशूट भी किया गया। इस बुलंदी पर कहां थे पहले, अब जो बादल हैं धुआं थे पहले। 100 बात की एक बात कही अजहर ने, लोग यूं कहते हैं अपने किस्से जैसे वो शाहजहां थे पहले। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।